नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी ठेस। इस कहानी का सार आज हम जानेंगे, तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ठेस एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल था, जो कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। उसी प्रकार ठेस एक आंचलिक कहानी है, यानी क्षेत्र विशेष की मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाज, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, उस ग्रामीण जीवन की झलक इनकी कहानी में मिलती है। तो ये ठेस एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक कलाकार के लिए उसकी कला ही सर्वोपरि है। एक कलाकार अपनी कला से प्रेम करता है और उसका जीवन उस कला के लिए ही समर्पित रहता है। ऐसा लेखक इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। अब कहानी के अगर पात्रों की बात करें तो इस कहानी में देखिए, पात्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुख्य पात्र और दूसरा होता है गौण पात्र। तो यहाँ पर अगर मुख्य पात्र की बात करें तो मुख्य पात्र यहाँ पर सिरचन है, और बाकी जो पात्र हैं, चाहे वो मंजली भाभी है, चाची है, स्वयं लेखक है, मानू है, या लेखक की माँ है, ये यहाँ पर गौण पात्र हैं। जो सिरचन है वो एक कारीगर है। वह घास व पटेर से चिक और शीतल पाटी आदि बनाने में निपुण है। अर्थात सिरचन गांव का कारीगर है। एक समय था जब सिरचन के यहाँ पर चिक और शीतल पाटी बनवाने वाले लोगों की लाइन लगी रहा करती थी। यानी सिरचन का जो कार्य था या सिरचन की जो कला थी वो बहुत प्रसिद्ध थी। अब अगर इस कहानी के सार की अगर बात करें तो वर्तमान समय में सिरचन खेती में काम करने वाला एक मजदूर है, यानी खेतीहर। खेतों में काम करता है वो, किसके लिए? अपना जीवन यापन करने के लिए। क्योंकि वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के कारण या मशीनीकरण के कारण चिक और शीतल पाटी बहुत कम लोग बनवाते हैं सिरचन से, तो वो अपना पेट भरने के लिए खेतों में काम करता है। परंतु जो गांव के लोग हैं वो ये मानते हैं कि सिरचन कामचोर मजदूर है। वो लापरवाह और उदासीन है, अपने काम के प्रति वो ध्यान नहीं देता, इसीलिए कोई भी उसे अपने खेत में काम देने के लिए तैयार नहीं होता। सिरचन अपने काम के साथ साथ जबान भी खूब चलाता है। ये कब की बात है? जब सिरचन की चिक और शीतल पाटी खूब प्रसिद्ध थी। यानी सिरचन कोई समय था जब सिरचन के पास लोगों का आना जाना लगा रहता था। लोग चिक और शीतल पाटी बनाने के लिए सिरचन की खुशामद करते थे, और सिरचन अपने हाथों की कारीगरी के साथ साथ जुबान भी खूब चलाता था। अपनी हाजिर जवाबी के कारण वो औरों का मुंह बंद कर देता था, और बोलते समय ये भी नहीं सोचता था कि इसके बारे में दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात जो उसे कहना था वो स्पष्ट तौर पर दूसरे को कहने में उसे किसी प्रकार का संकोच नहीं था। सिरचन अपना काम, जो कारीगरी का काम है, वो बड़ी ही तन्मयता से करता था, यानी मन लगाकर करता था। परंतु अपने काम में वह किसी की बाधा स्वीकार नहीं करता था। कोई अगर उसके काम के बीच में बोले तो ये सिरचन से सहन नहीं होता था। लोग उसे चटोरा भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इस सब का प्रबंध सिरचन के लिए पहले ही कर लिया जाता था। जब किसी के घर में बुलाकर उससे शीतल पाटी बनवाई जाती तो ये सारा प्रबंध पहले ही कर लिया जाता था। गांव भर में एक लेखक का ही घर था जहां पर सिरचन को पूरा मान और सम्मान दिया जाता था। लेखक की बहन है मानू। मानू के ससुराल से विशेष तौर पर उनके पति के द्वारा लेखक की भाभी को खत लिखा जाता है, और जिसमें ये आग्रह किया जाता है कि मान के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियां मानू के साथ ज़रूर आए। अर्थात अपना मान बनाए रखने के लिए मिठाई चाहे ना भेजना, लेकिन जो शीतल पाटी है और इसके साथ साथ जो चिक है वो ज़रूर भेजी जाए मानू के साथ। और लेखक की जो भाभी है, मंजली भाभी, वो तुरंत सिरचन को घर पे बुला लेती है। सिरचन को कहती है मंजली भाभी कि इस बार मैं तुम्हें नई धोती दूंगी, वो भी असली मोहर छाप वाली। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। सिरचन भी भाभी का कहा मानकर हाजिर हो जाता है, काम पर पहुंच जाता है, और दूसरे दिन ही उसके द्वारा बनाई जा रही चिक की पहली पंक्ति में 7 रंग के 7 तारे जगमगा उठते हैं। यानी सुंदर चिक वो बनाना शुरू कर देता है।
काम में वह बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसे खाने पीने की भी कोई सुध नहीं रहती। लेकिन जब लेखक की मंजली भाभी उसे खाने में सूप के साथ चिवड़ा और गुड़ का ढेला दिया तो लेखक को चिंता हुई, क्योंकि लेखक ये जानता है कि सिरचन खाने पीने का शौकीन है। लेखक अपनी माँ से ये बात कहता है कि उसे सिर्फ चिवड़ा और गुड़ का ढेला ही दिया गया है। उसने माँ से कहा तो मंजली भाभी उसके सूप में मुट्ठी भर बूंदिया भी डाल गई। बूंदिया यानी बूंदी डाल गई सूप में। सिरचन को मंजली भाभी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसने कह दिया, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? यानी इस तरह मुट्ठी से बूंदी डालना उसे पसंद नहीं आया और उसने कह दिया कि क्या जब तुम्हारे मायके से मिठाई आती है तब भी बंद मुट्ठी से ही उसे बांटती हो क्या? इसी बीच जब मानू को ये पता चला तो मानू सिरचन को खुश करने के लिए पान दे आती है। उसे पान खाने को दिया जाता है। सिरचन ने मुंह में पान रखा ही था कि इतने में छोटी चाची, जो लेखक की चाची है, वो वहाँ पर आ गई। उसे पान खाते देख घूरने लगी। किसको? सिरचन को। और जब वो पान खा रहा था तो उसकी छोटी चाची से उसने क्या मांग लिया? उसने जर्दा मांग लिया। लेखक की छोटी चाची से जब जर्दा मांगा तो वो उसको ताना मारती हुई कहती है कि मस्करी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोरे कहीं के। और यही ताना सिरचन को सहन नहीं हुआ। वो उसको सहन नहीं कर पाया और काम छोड़कर चला गया। यानी वहाँ उस लेखक के घर में काम को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसकी चाची जब उसे ताना मारती है कि घर में भी क्या तुम इसी प्रकार खाते हो, चटोरे कहीं के, ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। इतना सुनना था कि सिरचन काम को छोड़कर चला जाता है। लेखक उसको मनाने के लिए भी जाता है लेकिन वो मना कर देता है। तो सिरचन क्या कहता है? बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती का क्या करूँगा? क्योंकि छोटी भाभी जो मंजली भाभी है वो उसे कहती है कि तुम अच्छी चिक बनाओगे तो मैं एक तुम्हें सुंदर धोती दूंगी। वो कहती है कौन पहनेगा? जो सिरचन है वो कहता है कौन पहनेगा? धोती यानी साड़ी। कि असुरी खुद मरी। असुरी कौन है? सिरचन की पत्नी। असुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई, अर्थात उसके जो बच्चे हैं वो भी स्वर्ग सिधार गए या वो भी संसार को त्याग गए। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? प्रश्न करता है वो लेखक से। वह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। एक शीतल पाटी जो उसकी झोपड़ी में पड़ी है वो लेखक को दिखाता है और कहता है कि ये शीतल पाटी उसी ने बनाई है। किसने? असुरी ने। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? वो प्रश्न करता है कि अब वहाँ भी कदर नहीं रही तो अब क्या? उसे छोटी चाची के वचनों से ऐसी ठेस लगी कि उसने हमेशा के लिए कारीगरी का काम छोड़ दिया। परंतु मानू के ससुराल में उसका मान बना रहे, इसके लिए वो चिक शीतल पाटी के बिना विदा ना हो जाए तो सिरचन स्वयं स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्टेशन पर जाकर वो उसे भेंट में क्या देता है? चिक शीतल पाटी देता है और वो बताता है कि दीदी सारा सामान है, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। इसके बाद उसने कभी भी चिक और शीतल पाटियाँ नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि चाची के द्वारा कहे गए वचनों से उस कलाकार के मन को ठेस लगती है। जब चाची उसे चटोरा कहती है तो उसके हृदय को ठेस पहुंचती है। इसी कारण उसने अपनी कला का त्याग कर दिया, क्योंकि उसकी कला ही सर्वोपरि है और वो उसके बीच में बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसे उसकी कला के लिए कुछ कहे, और उसने शीतल पाटी और चिक बनाना छोड़ दिया। तो ये कहानी का छोटा सा सार है, बहुत अच्छी कहानी है। आप इसको किताब में से ज़रूर पढ़ें ताकि संवादों के माध्यम से आप इन पात्रों की भावनाओं को अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ पर सिरचन जो मुख्य पात्र के रूप में हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, अगर सिरचन के व्यक्तित्व की बात करें तो सिरचन कुशल कलाकार है। हमने कहानी का सार जाना तो उसमें हमने देखा कि वो एक अच्छा कलाकार है, अच्छी चिक बनाता है, शीतल पाटियाँ बनाता है, इसीलिए उसके घर के आगे लाइन लगी रहती है और आज भी लोग उससे गुहार करते हैं, निवेदन करके चिक और शीतल पाटियाँ बनवाते हैं। यानी वो एक कुशल कलाकार है। उसके साथ हमने जाना कि जैसे मंजली भाभी को वो खाने के लिए चीज़ मांगता है, चाची से वो जर्दा मांगता है, यानी वो एक खाने पीने का शौकीन व्यक्ति है, यानी खाने पीने का शौकीन।
खाना पीना उसे अलग अलग तरह की, और जब भी वो किसी के घर जाता है तो वहाँ पर मलाई वाला दूध, छोंक वाली कड़ी, इस तरह की चीज़ें वो खाने के लिए मांगता है जब वो किसी के घर जाकर या किसी के लिए चिक और शीतल पाटियाँ बनाता है। तीसरा यहाँ पर क्या है कि वो विदुर है। जैसे उसने अभी हमने लेखक के साथ जब वो बातचीत करता है तो जाना कि वो कहता है कि असुरी खुद तो चली गई, मेरे बच्चों को भी ले गई, अर्थात वो विदुर है, उसकी पत्नी नहीं है, वो स्वर्ग सिधार चुकी हैं। इसके साथ साथ खेत में काम करने की दृष्टि से अगर देखें तो उसे कामचोर मजदूर समझा जाता है। लोग ये मानते हैं कि वो कामचोर है, इसीलिए वो एक अच्छा मजदूर नहीं है, इसीलिए लोग उससे बचते हैं कि उसे खेत में ना बुलाया जाए। लेकिन अब वो खेत में जाकर काम करके ही अपना पेट पालता है, क्योंकि उसने अपनी कला थी उसका त्याग कर दिया है। अब वर्तमान समय में वो खेतों में काम करता है, लेकिन सब लोग ये मानते हैं कि वो उसको खेत में बुलाकर काम करवाने से अच्छा है कि हम खुद काम कर लें, यानी वो कामचोर मजदूर है, अपने काम से जी चुराता है। इसके साथ साथ उदार हृदय है। उदार हृदय कैसे है? देखिए, उदारता का परिचय उसने कब किसके लिए दिया? मानू के लिए। जब वो मानू के लिए चिक और शीतल पार्टी बनाकर स्टेशन पहुंच जाता है तो वो उसके हृदय की उदारता है कि मानू को उसके ससुराल में किसी प्रकार की बातें ना सुननी पड़े, उसका मान बचा रहे, इसीलिए अपनी उदारता का परिचय देते हुए वो मानू को स्टेशन पर जाकर सभी सामान पकड़ा देता है या सारा सामान बनाकर उसे दे देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिरचन एक उदार हृदय व्यक्ति है। तो ये सिरचन के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं या उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ठेस कहानी का सार और सिरचन के चरित्र की विशेषताएं आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।